नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज हमारा टॉपिक रहेगा ध्वनि। और जहाँ तक मेरा मानना है आज की क्लास में से आपको एक प्रश्न श्योर मिल जाएगा। अब तक के रीट एग्ज़ाम की बात करें तो 4 प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे गए हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। तो पहला प्रश्न कि ध्वनि अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्ध्य है। क्यों पूछा हुआ है? क्योंकि हम कितनी भी बार इस टॉपिक को पढ़ लें लेकिन फिर भूल जाते हैं कि यार अनुप्रस्थ थी या अनुदैर्ध्य थी। तो सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि ध्वनि में क्या आ रहा है, ध आ रहा है, और इन दोनों में देखो ध किस में है, तो ध तो अनुदैर्ध्य में है। इसका मतलब ध्वनि कैसी तरंग है? आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। अच्छा, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि ध्वनि का निर्वात में वेग कितना होता है। पता नहीं ये कितनी बार प्रश्न पूछ लिया गया है। क्यों पूछा? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, निर्वात में इसकी चाल वेग जो होती है शून्य होती है। अब इस प्रश्न को पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे अंतरिक्ष में 2 लड़कियां चली गई, आपस में बातें कर रही हैं, है ना, तो वो आपस में क्यों नहीं सुन पा रही हैं? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या है, माध्यम नहीं है, और जहाँ माध्यम नहीं होगा वहाँ ध्वनि क्या करेगी, गमन नहीं करेगी। इसका मतलब वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको याद रखना। अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि ध्वनि के दाब को इतना बढ़ा दिया गया, ध्वनि के दाब को इतना बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। तो हम पता नहीं कौन सा सूत्र लगा लेते हैं और उससे वो डबल कर देते हैं, कई बार आधा कर देते हैं। नो, ध्वनि दाब पे कभी निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल दाब पे कभी निर्भर नहीं करेगी। इस प्रश्न को याद रखना, पिछली रीट में ही पूछा हुआ है ये तो। अच्छा, चौथा प्रश्न इसमें से ये पूछा हुआ है कि ध्वनि जो होती है, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चौथा प्रश्न कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पे निर्भर करती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पे निर्भर करती है या उसके तारतम्य पे निर्भर करती है। इस तरह के प्रश्न इसमें से पूछे हुए हैं, तो सभी पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। क्या पता छोटा मोटा प्रश्न बना ले कि यांत्रिक तरंग है या अयांत्रिक तरंग है, तो याद रखिएगा जिसको मतलब संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपकी यांत्रिक तरंग कहते हैं। जबकि प्रकाश जो होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसलिए वो एक अयांत्रिक तरंग है। जबकि ध्वनि जो होती है वो आपकी यांत्रिक तरंग होती है। मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे है, ये याद रखना है। अच्छा, माध्यम जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना 100% जरूरी है, निर्वात में वो गमन नहीं करेगी। इसके बाद देखो, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है आपके फोनोमीटर से। और एक याद रखना, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसका मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, और सबसे लास्ट किस में होता है, गैस में। और निर्वात में कितना होता है, शून्य होता है। सब लोग जानते हैं ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है, ठोस में होता है। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ध्वनि की चाल की बात की जाए तो दोनों ही बिल्कुल सही है। 332 मीटर प्रति सेकंड भी बिल्कुल सही है, और 330 मीटर प्रति सेकंड ये भी किताबों में डाला हुआ है, बिल्कुल सही है। दोनों याद रखिएगा, एक माइंड में इमेज रखनी है। कॉन्ट्रास्ट प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न डाला हुआ है कि तनी हुई डोरी जो होती है उसमें कैसी तरंगे है। छोटा मोटा प्रश्न बना ले कि निम्न में से कौन सी एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, तनी हुई डोरी में भी कंपन होते हैं, लेकिन वो जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो याद रखिएगा वो एक अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश की तरह। जबकि जो स्प्रिंग का जो संचरण होता है, स्प्रिंग की जो गति होती है वो कैसी आपकी है, वो है आपके अनुदैर्ध्य प्रकार की, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखो, माध्यम में कणों का कुल विस्थापन कितना होता है, आपका 0 होता है। अब देखो, ध्वनि के क्रम की बात करें, ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अभी यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा है हाइड्रोजन गैस को लेकर। तो याद रखिएगा, जैसे ठोस होते हैं उन ठोसों में तो सर्वाधिक वेग किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। एक ही याद रखना है, एल्यूमिनियम। उसके बाद निकल है, उसके बाद स्टील है, फेरस भी है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ठोसों में सर्वाधिक वेग किसका होता है, आपका एल्यूमिनियम का होता है। और द्रव्य की अगर बात करें तो द्रव्य में किसका होता है, आपका H2O यानी जल का होता है। और गैसों की अगर बात करें तो गैस में तो भैया इंपॉर्टेंट लगा के चलना कि गैसों में हाइड्रोजन जो गैस होती है उसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो थोड़ा सा इमेज रखनी है, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे अभी यूपी टेट में पूछा है। अब देखो, अगला प्रश्न यदि ध्वनि के बारे में बनता है तो ध्वनि की निर्भरता को लेकर पूछा जाएगा। जैसे पिछली बार क्या पूछा था कि दाब पर, ध्वनि के दाब को इतना बढ़ा दिया जाए तो उसके चाल में कितना परिवर्तन होगा, दुगुना हो जाएगी, इस तरह के। तो याद रखना है कि ध्वनि
का दाब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये याद रखना। अच्छा, ताप पे निर्भर करती है क्या? बिल्कुल करती है। ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। आर्द्रता भी बिल्कुल प्रभावित करती है। और माध्यम की प्रकृति जो होती है वो तो सिंपली है, माध्यम तो काम ही आएगा, तो माध्यम की प्रकृति पे भी ध्वनि की जो है चाल है वो निर्भर करती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ताप पे निर्भर करती है, आर्द्रता पे निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन दाब पर कोई प्रभाव ध्वनि का नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर तो वो बनेगा आपका ध्वनि की अभिलक्षणों में से। अभिलक्षण में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक आवर्ती है, एक आयाम है, इन दोनों को ही अच्छे से समझना है। क्या समझना है कि प्रश्न आता है ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो याद रखिएगा जहाँ तारत्व की बात होगी वहाँ आवर्ती की बात होगी। इसका मतलब तारत्व का सीधा संबंध किससे? आवर्ती से। प्रश्न ये आ जाए कि ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, तो प्रबलता उसके आयाम पे निर्भर करती है। ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों को। इसके बाद आवर्ती की डेफिनेशन क्या है, आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों को अच्छे से समझना है। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। वैसे आवर्ती हम सब लोग जाते हैं 1 बटा आवर्तकाल होती है, लेकिन उससे ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये थ्योरी का। इससे कई सारे प्रश्न एकदम आराम से हल होंगे कि प्रति सेकंड में दोलनों की जो संख्या है या कंपनों की जो संख्या है उसको हम आवर्ती कहते हैं। जबकि आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन में लगने वाला समय, उसको हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल होते हैं। अब आवर्ती का मात्रक घटक जो होता है प्रति सेकंड होता है, ये सब लोग जानते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य आपके सरंग और गर्तों के बीच की दूरी हम कहते हैं, तो एक प्रकार से दूरी के लिए मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, और वेग दूरी बट्टा चाल होती है, तो दूरी क्या है आपकी? लैम्डा होगी। और चाल दूरी बट्टा समय होता है, तो समय आपका आवर्तकाल हो गया। और 1/t को हम क्या लिखते हैं? 1/t को हम आवर्ती लिखते हैं। तो यहाँ पे v बराबर क्या हो गया आपके पास? आवर्ती इंटू लेमडा। और लेमडा की बात करें, लेमडा बराबर निकालें तो v अपॉन क्या हो गया? आवर्ती हो गया। यानी आवर्ती ज़्यादा होगी तो लेमडा क्या होगा? कम होगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आवर्ती जिसकी कम होगी उसका लेमडा क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा। दोनों की डिपेंडेंस आप याद रखिएगा। तो यहाँ प्रबलता और आपकी तारत्व, इन दोनों को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं रहना है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि प्रबलता का सीधा संबंध उसके आयाम से होगा। ठीक है, और तारत्व का सीधा संबंध किससे है? आवर्ती से। यानी आवर्ती बढ़ेगी तो उसका तारत्व बढ़ेगा। जैसे शेर की दहाड़ है और एक मच्छर की भिनभिनाहट है। हम सब लोग जानते हैं कि मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसका तारत्व अधिक होता है। मीन्स मतलब क्या हुआ? उसकी आवर्ती अधिक होगी। इसका मतलब आवाज़ कैसी होगी? पतली होगी। जैसे शेर की दहाड़ है, अब शेर की दहाड़ है तो उसका तारत्व कैसा होता है? कम होता है। तारत्व कम होगा तो आवर्ती कम होगी। आवर्ती कम होगी, इसका मतलब आवाज़ कैसी होगी? मोटी होगी। तो ये आपको याद रखना है। लड़कों और लड़कियों में भी ऐसा ही कंसेप्ट होता है आवाज़ में, तो ये आपको याद रखना है। कुछ भी याद नहीं रखना, सीधा प्रश्न आएगा कि प्रबलता किस पे डिपेंड करती है, तो आयाम पे। तारत्व किस पे डिपेंड करता है? आवर्ती पे। गुणता, ध्वनि की गुणता, गुणता में सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता है कि दो ध्वनियों में हम विभेद कर पाते हैं। जैसे कंचन बोल रही है, ज्योति बोल रही है, अब मैं दोनों की आवाज़ को पहचान जाता हूँ, गुणता के आधार पे विभेद कर पाता हूँ, वो आपका गुणता हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को इसी तरह शॉर्ट में याद रखिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा जाता है जैसे सर्वे ध्वनि तरंगे, अवसर्वे ध्वनि तरंगे, प्रासर्वे ध्वनि तरंगे, इनको लेकर मोस्टली इनकी रेंज ही पूछी जाती है, वो आपको याद रखनी है। जैसे सर्वे तरंगे नाम से ही पता चल रहा है जिनको हम सुन सकते हैं, तो कौन सी आएंगी इसके अंतर्गत? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंगे उनको हम सुन सकते हैं, और उनको कहा जाता है आपके सर्वे तरंगे। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। अवसर्वे नाम से देखो, अव यानी कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगे किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपकी अवसर्वे तरंगे आ जाएंगी, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे 10 हर्ट्ज की इसके अंतर्गत आएगी, आपकी इसके अंतर्गत आएगी, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। इनको जैसे भारी जानवर होते हैं वो सुन सकते हैं। जैसे भूकंप की ध्वनि तरंगे इसके अंतर्गत आ जाती हैं, अपने हृदय की जो धड़कन है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसमें इतना याद रखना है। परासर्वे ध्वनि तरंगे, परासर्वे यानी परा यानी अधिक, इसका मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, किलो का मतलब 1000 है, यहाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंगे वो आपकी परासर्वे ध्वनि तरंगे आ जाएंगी। इनका उपयोग मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे सोनोग्राफी है, सोनार है, ECG है, स्वचालित दरवाजे हैं, उनके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। और चमगादड़ जो होता है ना, वो ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न भी करता है शिकार करने के लिए, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, किताब में डाला हुआ है।
सोनार का यहाँ फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी आपको बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और यूज आप सोनार सब लोग जानते हैं, दूरी जल में जो दूरी नाव नेवी जो नवल एरिया होते हैं नाव की वगैरह दूरी चाल उनकी दिशा वगैरह जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये इतना ही याद रखना है। एक ये सूत्र आप जरूर याद रखिएगा, 2D बराबर V गुणा टी होता है। इसको सूत्र आपने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कई बार न्यूमेरिकल भी यहाँ से छोटा मोटा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे ध्वनि का प्रभाव हमारे कान तक कितने सेकंड तक रहता है, तो वो रहता है आपके 0.1 सेकंड। ये आपको वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, मोस्टली हम सब लोग जानते हैं, दो आपस में कोई व्यक्ति हमसे बात करेंगे तो उन दोनों की बात को हम एक समय में थोड़ी सुन पाएंगे। सिंपल सी बात है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कान तक 0.1 सेकंड तक रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.2 मीटर की दूरी मानी गई है प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, प्रावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, मेघ संख्या, इसका सूत्र थोड़ा सा याद रखिएगा, वाहन की चाल बट्टे ध्वनि की चाल होती है, और चाल से चाल कैंसिल हो गया तो सिंपल सी बात है मात्रकीन और राशि हो जाएगी। ऊपर वाहन की चाल है, नीचे ध्वनि की चाल है, ये याद रखना है। इसके बाद देखो, ध्वनि का वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है कि ध्वनि का वेग गैसों में, तो गैसों में याद रखना है 1/√d के आपका क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे घनत्व कम होगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक होगा। जैसे नम वायु जो होती है, सुबह शाम हम देखते हैं, बारिश के मौसम में देखते हैं, तो वहाँ ध्वनि का वेग क्या हमें मिलता है, ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ घनत्व क्या है आपका, कम है। जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ ध्वनि का वेग हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जैसे शुष्क वायु की बात करें तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, शुष्क वायु में हमें ध्वनि का वेग कम मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो घनत्व होता है वायु का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वायु का घनत्व ज़्यादा होगा, इसका मतलब हमें ध्वनि का वेग क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके बाद 7वां पॉइंट है कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है, तो ये याद रखिएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड यह बढ़ता है। और रडार की खोज ही सिर्फ याद रखिएगा, वायुयान वगैरह में रडार का यूज़ किया जाता है, तो उसमें टेलर व लियो यंग ने इनकी खोज की थी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बस ये हमारा ध्वनि का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक आपकी हेल्प ज़रूर हुई है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है।